गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार रॉय, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल JH एग्जाम्प्लेक्स पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है JH एग्जाम्प्लेक्स वीवीयू से रिलेटेड जितने भी सिलेबस है वो सारे सिलेबस की तैयारी करवा रहा है। जितने भी सेमेस्टर है वो सारे सेमेस्टर के वो सारे पेपर की JH एग्जाम्प्लेक्स तैयारी करवा रहा है। चलिए, हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं MDC पेपर का तैयारी कर रहे हैं, जिनका MDC पेपर में ज्योग्राफी है, वो सारे हर एक पॉइंट हर एक सिलेबस को हम लोग क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं। हर एक टॉपिक को हम लोग लेक्चर वाइज क्लियर करते जा रहे हैं। आज हम लोग का जो लेक्चर होगा वो 16 होगा, यूनिट 2 का लेक्चर नंबर 16 होगा, जिसमें से हम लोग को पढ़ना है पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें हम लोग लेक्चर 15 में डील कर लिए हैं। लेक्चर 15 में हम लोग वर्ल्ड को पढ़ लिए हैं दोस्तों। उस दिन भी बताया था लेक्चर नंबर 15 में कि हम लोग 2 पार्ट में इसको पढ़ेंगे। पहला पार्ट में हम लोग विश्व को जानेंगे और दूसरा पार्ट में हम लोग भारत को जानेंगे। तो आज वही दूसरा पार्ट है, हम लोग पॉपुलेशन जानेंगे, इंडिया की पॉपुलेशन को। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर हमारी भारत की जनसंख्या कहाँ है, कितना ज्यादा है, कितना कम है। आज की क्लास में आप लोग को सारा डॉट्स जो है वो क्लियर हो जाएगा। और आज की क्लास जो इम्पोर्टेंट है वो सेमेस्टर के लिए है ही, साथ ही साथ अगर आप लोग किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है आज की क्लास। चलिए देखते हैं क्या बोलता है भारतीय जनसंख्या वितरण, कि भारत में जनसंख्या को कैसे बांटा गया है। आज के क्लास में हम लोग इसी को अच्छे से चर्चा करेंगे। क्या बोलता है, जनसंख्या घनत्व मनुष्य और भूमि के बीच संबंध को मापता है। क्या बोला, मनुष्य और भूमि के बीच का संबंध को जो बताता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहेंगे। कि मतलब इतना सारा जमीन का टुकड़ा और इतना में कितना आदमी निवास कर रहा है, वह इसी की जानकारी हम लोग को क्या मिलेगी, जनसंख्या घनत्व मिलेगी। कि तनी सुन जमीन में या बहुत सारा जमीन में कितना जनसंख्या निवास करती है उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। ये जो है प्रति वर्ग किलोमीटर के व्यक्तियों के संदर्भ में जनसंख्या मापा जाता है। हम लोग जनसंख्या कैसे मापेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में, कि 1 किलोमीटर में जनसंख्या कितनी निवास करती है, 1 किलोमीटर में जनसंख्या कितनी निवास करती है, उसी को हम लोग जनसंख्या घनत्व कहेंगे। और जनसंख्या को कैसे मापा जाएगा दोस्तों, तो सर 1 किलोमीटर में जितनी आबादी रह रही है उसी से हम लोग जनसंख्या घनत्व को नापते हैं। प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि के संदर्भ में जनसंख्या जो है वृद्धि की अवधारणा पर आज की क्लास हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। उसके बाद जनसंख्या संरचना और उसके प्रकारों को भी आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, चर्चा करेंगे। तो आप लोग अब तैयार हो जाइए। अब हम लोग आज के न्यू टॉपिक पे आते हैं। हम तो अभी बताएं कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं, लेक्चर नंबर 15 में भी बताए थे। अब जो वास्तविक जो हम लोग देखेंगे, यहां से देखेंगे, भारत से देखेंगे। देखो जनसंख्या का वितरण कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, जनसंख्या को बांट रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों, जनसंख्या को बांट रहे हैं। भारतीय उपमहाद्वीप पर जनसंख्या वितरण अत्यधिक असमान है। तो उपमहाद्वीप किसे कहेंगे, तो सर जो तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो उसे हम लोग उपमहाद्वीप कहते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या, सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होता है। देखो सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ होगी, जहां सबसे ज्यादा बच्चा पैदा होगा वहीं सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा जनसंख्या में बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश। यानी अगर देखा जाएगा तो भारत में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है दोस्तों, पहला नंबर पर उत्तर प्रदेश, दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र, तीसरा में बिहार और चौथा में बंगाल। यानी कि सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा है, पहला कौन है, उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार और चौथा पश्चिम बंगाल। उम्मीद करूंगा कि ये चारों अधिक जनसंख्या वाला राज्य आप लोग को याद हो गई होगी।
चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे कम जनसंख्या, अब देखो दोस्तों हम लोग क्या देखें, सबसे अधिक जनसंख्या, अब सबसे कम जनसंख्या कहाँ, तो सर सबसे कम जनसंख्या कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर की जनसंख्या सबसे कम है। उसके बाद आ जाओ कहाँ, अरुणाचल प्रदेश में, उसके बाद आ जाओ उत्तराखंड का स्थान, मतलब सबसे ज्यादा जनसंख्या कम कहाँ, जम्मू कश्मीर सबसे, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और उसके बाद उत्तराखंड, जबकि इनका भौगोलिक क्षेत्रफल काफी बड़ा है। अगर इंडिया का मैप अगर आप लोग देखे होंगे, भूगोल के स्टूडेंट है तो जरूर देखे होंगे, तो अगर उसमें देखिएगा जम्मू कश्मीर का भौगोलिक क्षेत्र भरा है ना, बड़ा है ना, लेकिन उसमें जनसंख्या क्या है, कम है। क्या है दोस्तों, जनसंख्या वहां की कम है, आबादी वहां कम है। कुल भारतीय जनसंख्या का 76% हिस्सा 10 प्रमुख राज्यों में रहता है। देख लो, अगर 100% अगर भारत की जनसंख्या को मानेंगे 100%, तो ये 100% में जो 76% जो जनसंख्या रहती है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान और गुजरात, यही 10 राज्यों में 76% जनसंख्या निवास करती है। भारत की सबसे ज्यादा जनसंख्या जो 76% जो जनसंख्या है वो 10 राज्यों में निवास करती है, जिसमें से पहले नंबर पे कौन सा राज्य आ जाएगा, उत्तर प्रदेश आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि जनसंख्या घनत्व क्या है, जनसंख्या सबसे अधिक कहां कहां है, सबसे कम कहां है, वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या बोलता है, भारत में जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब कि आखिर क्या कारण है जो संख्या बंट जा रहा है, जो जनसंख्या आपस में डिवाइड हो जा रहा है, वितरित हो जा रहा है, छितरा जा रहा है, बिखर जा रहा है, क्या कारण है समझिए। यह असमान स्थानिक जनसंख्या वितरण जनसंख्या और सामाजिक, आर्थिक, भौतिक और ऐतिहासिक कारणों के बीच घनिष्ठ संबंध को क्या करता है, इंगित करता है। जनसंख्या बंटने का प्रमुख कारण क्या आ जाएगा, तो सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, भौतिक कारण, ऐतिहासिक कारण, यही सब कारण है जो जनसंख्या क्या हो जाती है दोस्तों, वितरित हो जाती है, क्या हो जाता है, बिखर जाता है। जिसमें से हम लोग भौतिक कारकों को, प्रभाव को देखेंगे, जो हम लोग लेक्चर नंबर 15 में देखे थे कि भौतिक कारण क्या है जिसके कारण लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाने के लिए उतावले हो जाते हैं। भौगोलिक कारण, वहां की जलवायु, अरे यहाँ जलवायु ठीक ना, काम कर दूसरा जगह चल, अरे यहाँ जमीन में ऊपर खाबड़, यानी जलवायु हो जाएगा, भूभाग हो जाएगा और जल उपलब्धता, ये 3 प्रमुख क्या है, भौतिक कारण है जो जनसंख्या वितरण के असमान पैटर्न के लिए जिम्मेदार है। यही 3 कारण है दोस्तों, यही 3 कारण है जिससे क्या होता है, जनसंख्या आपस में बिखर जाती है। पहला कारण यहाँ की जलवायु, हजारीबाग की जलवायु ना ठीक है, काम कर चल चतरा में बस देबो, तो कह रहे अरे चतरा भी ठीक ना, चल गिरिडीह में बस देबो, तो ये क्या हो रहा है, जलवायु है, तो हम लोग एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे बसने की बात कह रहे हैं। अरे यहाँ जमीनें ठीक नहीं है यार, यहाँ का जले मात्रा बहुत कम है, काम कर, यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, चलिए दूसरे जगह में बसते हैं। कहीं ना कहीं आप लोग रूम रेंट देखने जाते हैं, रूम में रहने के लिए आप लोग कोशिश करते हैं, सबसे पहले वहां लाइट देखते हैं, अरे लाइट ठीक हो यहीं रह, पानी देखते हैं ना, पानी ठीक है, और बोलिएगा कि नहीं यार यहाँ पानी नहीं है, तो क्या करते आप उस रूम में रहना पसंद नहीं कीजिएगा। तो वही कंडीशन यहाँ भी होता है जनसंख्या वितरण का। भारतीय आबादी उत्तरी भारतीय मैदानों, तटीय मैदानों और डेल्टा में सबसे ज्यादा केंद्रित है दोस्तों। लेक्चर नंबर 15 याद कीजिएगा, लेक्चर नंबर 15 में क्या बताए थे कि जो सबसे ज्यादा जनसंख्या जो निवास करेगी वो मैदान क्षेत्र में करेगी, नदियों के किनारे वाले तट में करेगी, और डेल्टा वाले इलाका में सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या करेगी, निवास करेगी।
मध्य और दक्षिणी भारतीय राज्यों के अंदरूनी जिले, हिमालय क्षेत्र और कुछ पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसकी आबादी क्या है, कम है। यानी कि भारत में जो सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है, जो सबसे ज्यादा जनसंख्या निवास करेगी, ना कि भारत है, पूरे विश्व में अगर जनसंख्या जो सबसे ज्यादा निवास करेगी, कहाँ करेगी, नदी के किनारे वाले क्षेत्र में, भारतीय मैदानों में, तटीय मैदानों में और डेल्टा वाले मैदानों में, जहां की पानी उपलब्धता हो, जहां की मिट्टी अच्छी हो, जहां का जलवायु अच्छा हो, जहां का वातावरण अच्छा हो, ऐसे ही समाज में ऐसे ही स्थान पे लोग रहना पसंद करते हैं। जबकि भारत में मध्य और दक्षिण भारत के राज्य है, ये सब में जनसंख्या क्या है, कम निवास करती है। लेकिन समय के साथ राजस्थान जैसे जल की कमी वाले राज्यों में सिंचाई प्रणालियों में विकास हुआ है। लेकिन आप लोग को पता है दोस्तों कि सबसे बड़ा राज्य भारत का कौन सा है, तो राजस्थान। और राजस्थान में पानी का बहुत अधिक दिक्कत है। तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी जो हमारे सरकार है वो सिंचाई प्रणाली की व्यवस्था कर दी है। इसलिए खनिजों की अधिक उपलब्धता और ऊर्जा संसाधन में नवाचारों के कारण झारखंड के राज्यों में भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। इसलिए राजस्थान में भी देखने को मिल रहा है जनसंख्या में वृद्धि। झारखंड यानी खनिजों के संसाधन बहुत अधिक देखने को मिलता है झारखंड में, इसलिए अधिक जनसंख्या भी इधर निवास कर रही है। अब देखो राजस्थान में पानी का कमी है तो कोई रहना नहीं चाहेगा, और वही राजस्थान में अगर सिंचाई प्रणाली बना दी जाए, अगर सिंचाई का सुविधा उपलब्ध कराया जाए तो वही राजस्थान में जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। झारखंड जो खनिजों का राज्य है झारखंड, अब झारखंड में खनिजों का राज्य है, ऊर्जा संसाधन में भी कहीं ना कहीं झारखंड में जनसंख्या अधिक देखने को मिलती है। तो हम क्या बताएं कि जहां मेरी कमी को पूरी हो रही है, मेरी कमी को जहां पूरा किया जा रहा है, हम वहीं रहना पसंद करेंगे। सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारण के प्रभाव कि आखिर क्यों जनसंख्या निवास करती है। दूसरा क्या है, सामाजिक, आर्थिक और ऐतिहासिक कारणों का प्रभाव। इसमें दो कारण शामिल है। पहला क्या है, कृषि पद्धतियों में विकास। अब कृषि पद्धति में क्या होते जा रहा है, धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। कृषि में धीरे धीरे विकास होते जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण, ये सब भी कहीं ना कहीं जनसंख्या वितरण के कारण होते हैं। अब कृषि में विकास होते जा रहा है, अरे यहाँ कृषि अच्छा ना अच्छा, दूसरा जगह कृषि बड़ी अच्छा हुआ तो लोग वहां जाना पसंद करेंगे। शहरीकरण, नगर से लोग, गांव से लोग शहर की ओर बढ़ रहे हैं, बेरोजगार से लोग औद्योगिकरण की ओर बढ़ रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, जनसंख्या में परिवर्तन हो रही है और जनसंख्या क्या हो रहा है, वितरण हो जा रहा है। उम्मीद करूंगा कि जनसंख्या घनत्व क्या है वो समझ गए होंगे, और जनसंख्या का वितरण यानी जनसंख्या बढ़ क्यों रहा है वो भी आप लोग समझ रहे होंगे। और जनसंख्या में वृद्धि वैसे वैसे राज्यों में हो रही है जो राज्यों में जनसंख्या बहुत कम थी, इसलिए हो रही है काहे कि वहां की जो कमी थी उस राज्य में, उसकी पूर्ति के कारण वहां भी कभी जनसंख्या वृद्धि देखने को मिल रही है। इतने सारे अभी मैंने डील किया टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी सूचना आप लोग के लिए दोस्तों, जो मैं हर क्लास में बताता हूं, रोज बताता हूं, प्रतिदिन बताता हूं, क्या कि सेमेस्टर 2 की बैच शुरू हो चुकी है 18 जून से। कब से, 18 जून से JH एग्जाम फ्लैक्स पे सेमेस्टर 2 की तैयारी यानी सेमेस्टर 2 का न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है 18 जून से। कितने में, ओनली 4599 में, कितने में, 599 में आपकी सेमेस्टर 2 की पूरी तैयारी कराई जा रही है। सेमेस्टर 2 की पूरी तैयारी मात्र 599 में करवाई जा रही है।
पेड क्लास हमारा 18 जून से स्टार्ट हो चुका है। अभी भी देर नहीं हुई है दोस्तों, आप लोग जल्द से जल्द 9631559973 9631559973 पे कॉल करके हमारे पेड क्लासेस से जुड़ जाइए। क्या कीजिए, हमारे पेड क्लासेस से जुड़ जाइए ताकि आने वाला एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। 599 में आपकी सारी पेपर की तैयारी करवाई जा रही है। इसके साथ साथ आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, जितने भी नोट्स हैं थ्योरी बेसिस, जितने भी प्रीवियस नोट्स है, जो भी क्लास में आप लोग को लेक्चर के साथ नोट्स प्रोवाइड करवाया जाएगा और सारे थ्योरी से एनालिसिस हम लोग क्वेश्चन अरेंज करके आप लोग को देते हैं। कितना में? ओनली फॉर 599 में। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द हमारे पेड ग्रुप वाले क्लास से जुड़ जाइए और हर क्लास को आप लोग अच्छे से पढ़िए। चलिए, सेमेस्टर 2 की तैयारी 599 में जेएच एग्जाम फ्लैक्स करवा रहा है। ठीक उसी तरह सेमेस्टर 4 की तैयारी कितना में? ओनली फॉर 799 में। कितना में दोस्तों? 799 में आपकी सेमेस्टर 4 की तैयारी, जिनकी भी पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है और इसके साथ जितनी भी पेपर है वो सारी पेपर की तैयारी मात्र 799 में जेएच एग्जाम फ्लैक्स करवा रहा है। ऑल ओवर झारखंड आप देख लेना, सर्च करके, रिसर्च करके, गूगल करके, सबसे कम प्राइस में जेएच एग्जाम फ्लैक्स आप लोग को सेमेस्टर की तैयारी करवा रहा है। सेमेस्टर की तैयारी करवा रहा है। सेमेस्टर 4 का कितना, सेमेस्टर 2 का कितना में? 599 में। सेमेस्टर 4 का कितना में? 799 में। जल्द से जल्द आप लोग 9631559973 पे कॉल करके हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। ये जो क्लास शुरू हुई है वो 18 जून से हुई है दोस्तों। कब से? 18 जून से हुई है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, जल्द से जल्द आप लोग पेड क्लास में शामिल हो जाइए और हर क्लास को आप लोग एंजॉय कीजिए और एंजॉय के साथ पढ़ाई कीजिए। आपको लाइव क्लासेस दी जा रही है 799 में, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जा रही है 799 में, पीडीएफ और जितने भी पढ़ाने का जो थ्योरी है, थ्योरी के बेस्ड जितने भी क्वेश्चन होते हैं और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आने वाले जो क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन की, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी करवाई जाएगी 799 में। तो जल्द से जल्द क्या कीजिए, मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अगर पढ़ने वाला आप लोग स्टूडेंट है तो हमारे पेड क्लास से जुड़ जाइए। ये जो आपकी सेमेस्टर है सिर्फ सेमेस्टर पास करने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ये आपकी अगर कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी आपकी सेमेस्टर की क्लास इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हर क्लास को आप लोग को अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, इसलिए जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास में क्या कीजिए दोस्तों, जुड़ जाइए। 9631559973 यही हमारा पेड क्लास का नंबर है। आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट करके अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जानकारी प्राप्त मत कीजिए, डायरेक्ट जुड़ जाइए पेड क्लास में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हम क्या बोले कि जहां तटीय मैदान वाला क्षेत्र है वहां जनसंख्या अधिक रहना पसंद करेगी। भारत के तटीय क्षेत्रों और नदी के मैदानों में भूमि क्षेत्र और जल उपलब्धता में कमी आई है। अब कहीं देखने को मिल रहा है कि भारत में भी कभी ना कभी नदी वाला जो इलाका है, तट वाला जो क्षेत्र है, उसमें भी जल की मात्रा में कमी आई है। फिर भी प्रारंभिक मानव बस्तियों और परिवहन में बाद के विकास जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों ने इन क्षेत्रों में उच्च जनसंख्या सांद्रता को बनाए रखने में मदद की है। फिर भी क्या हो रहा है, पानी में कमी देखने को मिल रही है, नदी सूख जा रहा है, डैम सूख जा रहा है, फिर भी लोग क्या करें, वहां जनसंख्या को बढ़ाने में, यानी जनसंख्या की मात्रा वहां अधिक बढ़ने में मदद हो रही है कि अभी नहीं सूखल है, फिर पानी पड़बे करेगा, फिर यहाँ पानी एबे करेगा, फिर हम लोग की जो भी कमी है उसको पूर्ति हो जाएगी। इन क्षेत्रों में भी उच्च जनसंख्या सांद्रता को बनाए रखने में क्या करती है, मदद की है।
शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण भी भारत के शहरी और महानगरीय शहरों में भी जनसंख्या घनत्व अधिक है। अब ज्यादा जनसंख्या गांव में नहीं है, कहाँ है? शहर में। अब देखिएगा, मान के चलिए हम दो एग्जांपल ले लेते हैं। भागलपुर बिहार और एक एग्जांपल ले लेते हैं पटना। अब देखो, भागलपुर से ज्यादा जनसंख्या कहां रहेगी? पटना में रहेगी। क्यों? क्योंकि पटना मेरा शहर है। क्या है दोस्तों? पटना मेरा शहर है। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं हजारीबाग और एक ले लेते हैं चतरा। तो सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां निवास करेगी? सबसे ज्यादा लोग कहां रहना पसंद करेंगे? हजारीबाग में। क्यों? क्योंकि जो हजारीबाग है वो क्या है? शहर है। यहाँ बड़े बड़े औद्योगिक केंद्र है, इसलिए यहाँ की जनसंख्या अधिक, घनत्व अधिक देखने को मिलती है। परिवहन के क्षेत्र में विकास ने प्रायद्वीपीय राज्यों को महाद्वीप से अत्यधिक परिवहन के क्षेत्र में विकास ने प्रायद्वीपीय राज्यों को मध्यम से अत्यधिक संकेंद्रित बना दिया है। यानी हमारा जो भारत का जो हर राज्य है वो कहीं ना कहीं जनसंख्या जो मध्य था उसमें भी कहीं ना कहीं वृद्धि देखने को मिल रही है। ये थी आपकी जनसंख्या वितरण का कारण, भारत में जनसंख्या वितरण का कारण। अब हम लोग देखेंगे जनसंख्या घनत्व। भारत में देखेंगे जनसंख्या घनत्व। हम लोग क्लास स्टार्ट होने से पहले जनसंख्या घनत्व को समझे थे कि क्या है जनसंख्या घनत्व। अभी हम लोग भारत में जनसंख्या घनत्व को और भी अच्छे से समझेंगे ताकि आपकी सारी डॉट्स आज की क्लास में क्या हो जाए दोस्तों? क्लियर हो जाए। जनसंख्या घनत्व के प्रति इकाई क्षेत्र में व्यक्तियों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। जनसंख्या घनत्व भूमि के संदर्भ में जनसंख्या वितरण के पैटर्न को समझने का एक बेहतर तरीका है। 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास करती है वो हम लोग को जनसंख्या कहलाती है, और कहीं ना कहीं जनसंख्या घनत्व के पैटर्न को भी समझने में अधिक मदद करती है। भारत में हर 10 साल बाद जनसंख्या की गिनती की जाती है। अब जनसंख्या की गिनती कैसे की जाएगी? जनगणना। जनगणना जो हर 10 साल बाद होती है भारत में, क्या होती है? जनगणना। जन प्लस गणना, यानी जन मतलब क्या होता है? आदमी, और गणना मतलब गिनती। आदमियों की गिनती भारत में हर 10 साल बाद होती है। कैसे होती है? जनगणना के माध्यम से होती है। किससे होती है? जनगणना के माध्यम से होती है। भारत में जो अंतिम बार जनगणना हुई थी वो 2011 में हुई थी। 2021 में होने वाली थी, लेकिन कोरोना काल से इसे टाल दिया गया, जिसके कारण अभी तक भारत में जनगणना नहीं हुई है। हाँ, ये बता सकते कि भारत में जनसंख्या बढ़ गया सर। भारत में पॉपुलेशन बढ़ गया। अब 2011 से पहले क्या था? 2011, 12, 13, 14, 15 जितना भी है उसका में जनसंख्या भारत का बड़ी कम है, चाइना से पीछे है। लेकिन अब चाइना को भी हम लोग जनसंख्या के मामले में क्या किए हैं? पीछे कर दिए हैं। यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ? विश्व में भारत में। कहां पे दोस्तों? भारत में। अब हम लोग उसको समझते हैं कि आखिर 2000 का जब जनगणना हुआ था उस समय भारत की जनसंख्या कितनी थी? भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था? भारत में हर 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते थे? देखो क्या बोलता है, 2011 के आंकड़ों से पता चलता है कि प्रति वर्ग किलोमीटर 382 व्यक्ति हैं। मतलब कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं? 382 व्यक्ति निवास करते हैं। कैसा पता चला? 2011 में। कब? 2011 में हमने इनके पता चल गया कि भारत में 1 किलोमीटर के अंदर 382 व्यक्ति निवास करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारत का जनसंख्या घनत्व पिछले
50 वर्षों में लगातार बढ़ रहा है, जनसंख्या घनत्व लगातार बढ़ रहा है। अब ऐसा समय आएगा कि अब लोग कोचा के रहना शुरू कर देंगे, मतलब समझ से कोचा के रहने में कंजेस्टेड वाला रहना शुरू कर देंगे। अभी क्या बोला, 382 व्यक्ति है। भारत का जनसंख्या घनत्व पिछले 50 वर्षों में लगातार बढ़ा है। 1951 में प्रति वर्ग किलोमीटर 117 व्यक्ति से बढ़कर 2011 में क्या हो गया, 382 व्यक्ति हो गया। यानी पहली बार जब जनगणना 1951 में हुई थी, उस समय 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति रहते थे, 117 व्यक्ति रहते थे। लेकिन 1951 से बढ़ते 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 जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना हो गया, 382 व्यक्ति हो गया। तो देख रहे दोस्तों कैसे जनसंख्या बढ़ रही है हमारे भारत में। अब सार्वजनिक, अब देखो क्या बोलता है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले उत्तरी भारतीय राज्य कौन है, बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश का स्थान है। मतलब कि बोला जाता है सबसे अधिक आबादी वाला राज्य कौन है, उत्तर प्रदेश। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य क्या हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। दोस्तों बिहार का मतलब है कि 1192 की 1100 के लमसम हमारे बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर इतने व्यक्ति निवास करते। 1192 1197 जितने भी है, मतलब 1100 लेके 1120 तक मिनिमम निवास करते हैं। मतलब कि बिहार में 1 किलोमीटर के अंदर 1100 से अधिक आदमी निवास करता है, यानी व्यक्ति निवास करेंगे। इसीलिए हमारे भारत में जनसंख्या घनत्व वाला अधिक जो राज्य है वो कौन सा है, बिहार है। दूसरा कौन सा हो जाएगा, पश्चिम बंगाल, और तीसरा उत्तर प्रदेश। उम्मीद करता हूं कि जनसंख्या घनत्व वाले राज्य आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। कंफ्यूजन होगा कि सर अभी आप जनसंख्या अधिक वाला बताएं उत्तर प्रदेश, और अभी बिहार बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मानव रहते हैं, मनुष्य रहते हैं, व्यक्ति रहते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा आबादी कहां, उत्तर प्रदेश में। लेकिन 1 किलोमीटर के अंदर कितने व्यक्ति निवास करते हैं उसे जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, तो यहां आप लोग मारिएगा बिहार। क्या मारिएगा दोस्तों, बिहार। चलिए, उम्मीद करूंगा कि जनसंख्या यानी आबादी और जनसंख्या घनत्व वाले राज्य कौन कौन है वो आप लोग अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले भारतीय प्रायद्वीपीय राज्य क्या हो जाएगा, केरल, उसके बाद तमिलनाडु। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य हो जाएंगे वो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या, मतलब 1 किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। 1 किलोमीटर के अंदर 17 व्यक्ति निवास करते हैं। अब ये प्रायद्वीपीय राज्य बोला है दोस्तों। अब प्रायद्वीपीय राज्य में क्या बताएं, प्रायद्वीपीय मतलब चारों ओर से घिरा हुआ, पानियों से घिरा हुआ, यही बोलता है केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। ये क्या है, केरल और तमिलनाडु सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रायद्वीपीय राज्य है। कौन सा है, प्रायद्वीपीय राज्य जो केरल और तमिलनाडु है। लेकिन सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जो राज्य पूछेगा वो बिहार है, और प्रायद्वीपीय राज्य बोलेगा तो वो केरल हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य हो जाएगा कौन, अरुणाचल प्रदेश। कितना, इतना कम, 1 किलोमीटर में 17 गो आदमी निवास कर रहा है। 1 किलोमीटर के अंदर में 17 गो आदमी निवास कर रहा है। उम्मीद करूंगा कि भारत का जनसंख्या घनत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखिए नोट क्या बोला है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछा है दोस्तों। क्या पूछ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन है, जल्दी से आप लोग, सर नई दिल्ली। कहां है, नई दिल्ली, जहां प्रति वर्ग किलोमीटर 11,297 व्यक्ति कोचा के रह रहे हैं। किसको कोचा के, यानी सबसे ज्यादा आबादी केंद्र शासित प्रदेश वाला कौन है, दिल्ली है। यानी कि दिल्ली में 1 किलोमीटर के अंदर कितनी जनसंख्या निवास कर रही है,
11,297 व्यक्ति निवास करती है। हो गया, मुंह पर याद हो गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य सर बिहार, सबसे अधिक जनसंख्या वाला प्रायद्वीपीय राज्य सर केरल, सबसे अधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश सर दिल्ली, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। इतना सारा आप लोग को याद हो गया। पॉपुलेशन से क्वेश्चन आएगा दोस्तों, पॉपुलेशन से, जनसंख्या से क्वेश्चन आएगा। धीरे धीरे यही जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या घनत्व बढ़ रही है। अब देखो क्या बोलता है, असम को छोड़कर, किसको छोड़ दिए? असम को छोड़कर हिमालय के मैदानों और भारत के पूर्वोत्तर में जनसंख्या क्या है? बहुत कम है। असम को छोड़ दिए तो हिमालय के मैदानों में जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। भारत जैसे कृषि आधारित आबादी वाले देशों में जनसंख्या घनत्व को शारीरिक और कृषि घनत्व के अनुसार मापा जाता है। आप लोग को पता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। क्या है दोस्तों? कृषि प्रधान देश है। तो वही बोला है कि भारत जैसे कृषि आधारित आबादी वाले देशों में जो जनसंख्या का घनत्व है उसे शारीरिक और कृषि घनत्व के अनुसार नापते हैं। किससे? शारीरिक और कृषि घनत्व के अनुसार भारत में कृषि प्रधान वाले देश को नापा जाता है जनसंख्या घनत्व। जैसे शारीरिक घनत्व इक्वल टू वहां की जितनी जनसंख्या है 100 और शुद्ध खेती किए गए योग कि ये खेती सबसे अच्छा हुआ है। मतलब कि सबसे अच्छा खेती कितना हुआ, कितना प्रतिशत हुआ, ठीक है, और वहां की जनसंख्या कितनी है, इससे हम लोग क्या नापेंगे? शारीरिक घनत्व निकलेगा। और कृषि घनत्व को निकालने के लिए जितना किसान फैमिली है उसका और कितना खेती किया उसका, दोनों को क्या करेंगे? बटा कर देंगे तो आपका कृषि घनत्व आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि जनसंख्या घनत्व आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब ये शारीरिक घनत्व और कृषि घनत्व आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनसंख्या घनत्व आप लोग के लिए क्या हो जाती है? यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखो जनसंख्या वृद्धि बढ़ ही रहा है। जनसंख्या वृद्धि क्या बोलता है समझिए। जनसंख्या वृद्धि दो समय बिंदुओं के बीच किसी विशेष क्षेत्र के जनसंख्या घनत्व में प्रतिशत परिवर्तन है। यानी हम लोग जनसंख्या को अगर नापेंगे तो एक दो जनसंख्या से नहीं नापेंगे। किसी क्षेत्र में अगर हम लोग को जनसंख्या नापा जाएगा तो प्रतिशत में नापेंगे कि कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, कितना प्रतिशत में कमी आई। जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, पहला है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और दूसरा है प्रेरित जनसंख्या वृद्धि। मतलब कि जनसंख्या वृद्धि के दो घटक है, पहला है प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि, दूसरा है प्रेरित जनसंख्या वृद्धि। अब देखते हैं ये दोनों को। देखो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि क्या है समझिए। किसी दिए गए क्षेत्र की जन्म दर और मृत्यु दर का विश्लेषण करके गणना की जाती है। मतलब कि किसी क्षेत्र में कितना प्रतिशत वहां जन्म हुआ और कितना प्रतिशत मृत्यु हुआ, ये जन्म और मृत्यु को विश्लेषण सही ढंग से करती है। उसके बाद क्या करती है? वहां की जनसंख्या में गिनती की जाती है। यानी जन्म और मृत्यु दोनों का विश्लेषण करता है, उसके बाद वहां गणना किया जाता है। अगर जनसंख्या यानी जन्म अधिक हुई, मृत्यु दर कम हो गई, अगर बच्चे ज्यादा जन्म रहे हैं और बच्चे कम मर रहे हैं तो उस क्षेत्र में क्या होगा? जनसंख्या वृद्धि होगी। क्या होगा दोस्तों? जनसंख्या वृद्धि होगी। बच्चे कम जन्म रहे हैं और मृत्यु अधिक हो रही है तो उस क्षेत्र में क्या होगा? मृत्यु दर अधिक हो गई और जन्म दर घट गई। प्रेरित जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी दिए गए क्षेत्र के प्रवासन और अप्रवासी दरों का विश्लेषण गणना करके। अब प्रेरित हो गया मतलब अट्रैक्ट हो गया, तो हमको ये जगह पसंद नहीं है तो हम इस जगह छोड़ के दूसर जगह चल जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेरित जनसंख्या वृद्धि हो जाएगा। प्रकृति समझ गए। अब जन्म भी प्रकृति के हाथ में है और मरण भी कुदरत के हाथ में है।
जन्म भगवान देते हैं और मारते भी भगवान है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि कहेंगे। और प्रेरित जनसंख्या, अरे हमें ये जगह पसंद आया, चलो कर घर जाओ, तो वो क्या अट्रैक्ट हो रहे हैं उसके घर में, अट्रैक्ट हो रहे हैं वहां के एनवायरमेंट में, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रेरित जनसंख्या, कि हम एक जगह से दूसरे जगह जाके बस रहे हैं, अट्रैक्ट होकर हम लोग वहां बस जा रहे हैं, उसी को हम लोग प्रेरित जनसंख्या कहेंगे। उम्मीद करूंगा कि प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि और प्रेरित जनसंख्या वृद्धि वो आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर JH एग्जाम फ्लैक्स पे नहीं समझ में आएगा तो कोई भी जगह आप लोग को नहीं समझ में आएगा बाबू। एकदम हम लोग क्या कर रहे हैं, एकदम घरेलू भाषा में, आम भाषा में आप लोग को समझाने का कोशिश कर रहे हैं। भारत में दशकीय और वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है और समय के साथ क्या होते जा रही है? बढ़ते जा रही है। जनसंख्या बढ़े तो बच्चा पैदा होते जा रहा है, बच्चे जन्मते जा रहा है, जन्मते जा रहा है, तो जनसंख्या इतना वृद्धि हो गई कि क्या हो गया? चाइना को भी जनसंख्या के मामले में पीछे छोड़ दिया। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना है? 1.64% है, कि हर साल जो भारत में जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है 1.64% की वृद्धि है, कि हर साल भारत में कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि हो रही है? तो सर 1.64% की वृद्धि होते जा रही है। चलिए देख नेक्स्ट क्या बोलो। पिछली शताब्दी में विकास की 4 प्रमुख अवधियों की पहचान की गई है। 4 प्रकार के आप देखो 4 प्रकार की अवधि में क्या पहचानी है? पहला है प्रथम चरण, यानी कि 1901 से 1921 तक की अवधि, यानी 2 साल का जनगणना 1901 से लेकर के 1921 तक की अवधि क्या है हमारे भारत में, समझिएगा। भारत की जनसंख्या स्थिर अवस्था में कही जाती है, मतलब कि 1901 से 1921 तक की जो जनसंख्या थी वह हमें स्थिर थी। क्या थी? प्रथम चरण में स्थिर थी। आप लोग लेक्चर नंबर 15 को देख लेना, लेक्चर नंबर 15 को देख लेना। वही बोला है कि 1901 से 1921 तक की जो भारत में जनसंख्या थी वो क्या थी? सामान्य थी, यानी स्थिर थी। जन्म दर और मृत्यु दर क्या थे? दोनों उच्च थे। अरे जन्म भी अधिक रहा है और मर भी अधिक रहा है, तो जन्म दर और मृत्यु दर क्या है? दोनों समान है, तो इसमें क्या हो जाएगा? भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। 1911 से 1921 में नकारात्मक वृद्धि देखी गई, मतलब कि ना के बराबर क्या हुआ? वृद्धि हुई है हमारे भारत में 1901 से लेकर के 1921 तक की, मतलब कि जन्म भी अधिक हो रही है और मृत्यु भी अधिक हो रही है, यानी जन्म दर और मृत्यु दर इसमें क्या है? दोनों इक्वल है। इसलिए प्रथम चरण में ना के बराबर वृद्धि देखने को मिली है हमारे भारत में। कारण खराब चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं, अशिक्षा, भोजन जैसी अपर्याप्त आवश्यकताएं हैं, जिसमें से ना जन्म हुई अधिक ना मृत्यु हुई अधिक, दोनों यानी पहले चरण में दोनों बराबर है। चलिए दूसरा चरण देखते हैं, 1921 से 1951 की अवधि। स्थिर एवं जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। चरण 1 की तुलना में कम मृत्यु दर, मतलब कि हम लोग चरण 1 में क्या देखे कि सर उच्च मृत्यु दर और उच्च जन्म दर हो रही है, लेकिन चरण 2 में क्या देख रहे हैं कि कम मृत्यु दर हो रही है, यानी कि चरण 2 से आपकी जनसंख्या बढ़ना शुरू हो गई है। मर कम रहा है और जन्म अधिक हो रहा है, मर कम रहा है और जन्म अधिक हो रहा है, तो चरण 2 में क्या हो जाता है? आपका जनसंख्या वृद्धि देखने को मिलना शुरू हो जाता है। अब देखो 1920 के दशक की महामंदी और दूसरे विश्व युद्ध के बावजूद भी जन्म दर क्या थी? इसमें ऊंची थी, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भी अगर हमारे भारत में देखिएगा तो जन्म दर क्या थी? जन्म दर ऊंची थी।
यानी जन्म दर हाई देखने को मिलता है। अब देखो, अब जन्म दर और मृत्यु कम कैसे हो जा रहा है? अब धीरे धीरे हम लोग क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं दोस्तों? विकास कर रहे हैं हेल्थ में, उसके बाद परिवहन में एवं संचार क्षेत्र में सुधार। जो बीमार था, खराब डॉक्टर था, तुरंत मर जाता था, अब क्या हो रहा है? हेल्थ में सुधार हो रही है। तो मृत्यु लोग को भी, जो मरने वाला अवस्था में, उसको भी क्या कर रहे हैं हम लोग? बचा रहे हैं। तो क्या हुआ? मृत्यु दर कम हो गई और जन्म दर बढ़ गई। यानी कि दूसरे चरण से भारत में जन्म वृद्धि दर देखने को मिलती है। तीसरा जो चरण है वो 1951 से 1981 की अवधि है। ये सब हम लोग लेक्चर नंबर 15 में डिस्कस कर चुके थे जब वर्ल्ड पॉपुलेशन पढ़ रहे थे। हाँ, तो कहीं ना कहीं उससे भी रिलेटेड है। जो उसने बताया उसमें विश्व के बारे में बताएं, इसमें हम लोग भारत को जान रहे हैं। चलिए देखते हैं। इस अवधि को भारत की जनसंख्या वृद्धि के रूप में जाना जाता है। बेकार में क्या हो रहा है? और भी जनसंख्या बढ़ते जा रहा है। ले, हम लोग सुधार किए स्वास्थ्य में, तो जनसंख्या और भी दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मृत्यु दर में तेजी से कमी आई और प्रजनन दर में क्या हो गई है? वृद्धि हो गई है। पड़ोसी देशों से बड़े पैमाने पर आप्रवासन के कारण जन्म दर में भी कहीं ना कहीं स्वाभाविक वृद्धि, औसत जो वार्षिक वृद्धि हो गई वो 2.2% तक धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। 2011 के जनगणना के अनुसार कितना था? 1.64। अब धीरे धीरे जो औसत यानी वार्षिक जो देते गई है वृद्धि जो देखने को मिलती है 2.2% तक जन्म वृद्धि देखने को मिलती है। कारण क्या है? यह स्वतंत्र के बाद का दौर है, इसलिए सभी आवश्यक क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर क्या हुआ है? विकास शुरू हुआ है। अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिला है और सबके जीवन में भी सुधार हुई है। इसलिए लोग कम मर रहे हैं और बच्चे अधिक जन्म ले रहे हैं। अब धीरे धीरे यहाँ से जनसंख्या वृद्धि शुरू हो जाती है। अब जो चौथा चरण जो देखते हैं, अब यहां से क्या हो रहा है? चौथा चरण में 1981 के बाद से वर्तमान तक की अवधि, यानी 2011 के जनगणना के अनुसार अगर हम लोग देखेंगे तो जन्म दर में क्या गिरावट के कारण जनसंख्या वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी। यानी कि विवाह की औसत आयु में वृद्धि होने लगी, महिलाओं को शिक्षा तक अधिक पहुंच होना शुरू हो गया, जिसके कारण जन्म दर में क्या हुई? गिरावट आ गई। अब धीरे धीरे लोग पढ़ना लिखना शुरू कर दिए। अब क्या बोलने लगे? हम दो और हमारे दो। अब लोग क्या हो गए? शिक्षित होने लगे, जिससे जन्म दर में कमी देखने को मिलती है। फिर भी अगर देखेंगे वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी विश्व विकास के अनुसार 2025 तक भारत की जनसंख्या 1350 मिलियन से अधिक हो जाने की उम्मीद हो गया। 140 करोड़ की आबादी से ज्यादा हमारे भारत की जनसंख्या हो गई है। इसीलिए हम लोग क्या किए हैं? चाइना को पीछे छोड़ दिए जनसंख्या के मामले में। चाइना को क्या किए? पीछे छोड़ दिए हैं। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश कौन है विश्व में? तो नंबर 1 पे हमारा भारत आ जाता है। यही कारण होना शुरू हो गया। 4 चरण में हम लोग देखे हैं। चलिए जनसंख्या का संरचना देखते हैं क्या बोलता है। जनसंख्या संरचना किसी क्षेत्र की जनसंख्या भूगोल का अध्ययन है, जिसमें लिंग अनुपात, आयु, निवास स्थान, सांस्कृतिक, जनजाति, धर्म, भाषा, साक्षरता, व्यवसाय, वैवाहिक स्थिति आदि को शामिल किया जाता है। यानी कि जनजाति, वहां की संस्कृति, वहां की भाषा, वहां का साक्षरता, वहां का धर्म, ये सब को शामिल किया जाता है किसमें? जनसंख्या संरचना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की ग्रामीण शहरी संरचना, ये लास्ट है, इसको देखते हैं इसमें क्या बोलता है। ग्रामीण शहरी संरचना निवास स्थान पर आधारित है।
यह जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को इंगित करता है। यानी कि भारत की ग्रामीण शहरी जो संरचना है वो किसको इंगित करता है? तो यहाँ की जनसंख्या के सामाजिक और आर्थिक स्थिति को इंगित करता है। भारतीय जनसंख्या पूरे उपमहाद्वीप में असमान रूप से क्या है? वितरित है। कुल भारतीय जनसंख्या का लगभग 68.8% ग्रामीण है। यानी कि भारत में अगर देखेंगे तो 68.8% जो हमारा इलाका है वो गांव का इलाका है, यानी ग्रामीण क्षेत्र है। 64,867,000 अगर देखते हैं तो क्या बोलता है? गांवों में से 5,97,000 यानी 93.2% जो हमारे भारत में गांव है। कितना परसेंट? 93.2% अधिकतर हमारे भारत में बसे हुए गांव है। अब देखो सबसे ज्यादा गांव कहां है? तो सबसे ज्यादा गांव क्या बोलेंगे आप लोग? क्या बोलिएगा? तो सर सबसे ज्यादा गांव बिहार में है। कहां है? बिहार में। उसके बाद सिक्किम में। सबसे ज्यादा ग्रामीण आबादी वाले राज्य कौन है? बिहार। दूसरा में सिक्किम। और सबसे कम ग्रामीण आबादी वाला राज्य महाराष्ट्र हो जाएगा और गोवा हो जाएगा। यहां सबसे कम ग्रामीण वाले आबादी है। दादर और नागर हवेली को छोड़कर सभी केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण आबादी क्या है? कम है। जितना भी केंद्र शासित प्रदेश है, जितने भी 7 केंद्र शासित प्रदेश है, उसमें सिर्फ दादर और नागर हवेली को छोड़ देंगे, बाद बाकी सारा जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें से ग्रामीण की जो आबादी है वो बहुत कम है। अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण आबादी में यह असमानता ग्रामीण से शहरी प्रवास और बढ़ते शहरीकरण के कारण हो रही है। अब कहीं ना कहीं ग्रामीण में जनसंख्या कम होते जा रही है और ग्रामीण के लोग शहर की ओर आकर्षित होते जा रहे हैं, जिसमें शहरीकरण यानी कि वहां की जनसंख्या, शहर में जनसंख्या की वृद्धि हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों में शहरी आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण क्या है भैया? आर्थिक विकास, यानी पैसा कमाने की, अच्छा हेल्थ, अच्छा खाना, परिवहन आदि जैसे अन्य आवश्यक क्षेत्रों में क्या है? सुधार हो रहा है। क्या हो रही है दोस्तों? सुधार हो रहा है। भारत के कृषि की दृष्टि से निष्क्रिय भागों में शहरीकरण कम है। मध्य और निचले गंगा के मैदान, सुदूर पहाड़ी क्षेत्र, तेलंगाना, पूर्वोत्तर के आदिवासी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय भारत के बाढ़ क्या है? संवेदनशील क्षेत्र है। गैर सिंचित पश्चिम राजस्थान और मध्य प्रदेश का पूर्वी भाग इसके अंतर्गत आते हैं और ये सब हमारे ग्रामीण इलाका के अंदर आ जाते हैं। किसके? ग्रामीण इलाका के अंदर आ जाते हैं। शहर के लोगों खेती पे उतना ध्यान नहीं देते हैं। खेती पे ध्यान कौन देते हैं? गांव के लोग सबसे ज्यादा खेती पे ध्यान देते हैं। यानी सबसे ज्यादा कृषि कहाँ? गांव में सबसे अधिक कृषि होती है। ये थी आपकी भारत की जनसंख्या का वितरण। अब इसका हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं कि आखिर निष्कर्ष क्या निकलता है। भारतीय उपमहाद्वीप के जनसंख्या वितरण के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोग को इससे प्राप्त होती है। अब हमें भारत के असमान जनसंख्या वितरण के पीछे के भौतिक कारण को पता चला, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण का हम लोग को इसमें पता चला है। भूमि के संदर्भ में जनसंख्या वितरण को, पैटर्न को हम लोग इसमें समझें। यानी कि जनसंख्या घनत्व हम लोग को आज के क्लास में अच्छे से समझ में आई है। हम लोग आज की क्लास में भारत की जनसंख्या को हम लोग समझे हैं, जनसंख्या वितरण को समझे हैं। और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि सेमेस्टर 2 की जो क्लास चल रही है उसकी जो तैयारी हो रही है ओनली 4599 में हो रही है। सेमेस्टर 2 की
प्रिपरेशन कितना में 599 में हो रही है। जल्द से जल्द आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास से जुड़ जाइए। सेमेस्टर 4 की तैयारी 599 में और सेमेस्टर 4 की तैयारी 799 में और सेमेस्टर 2 की 599 में। यहाँ आपको हर सेमेस्टर के हर सब्जेक्ट के हर पेपर की तैयारी करवाई जा रही है एकदम कम अमाउंट में। उम्मीद करूंगा कि आप लोग जल्द से जल्द हमारे पेड क्लास ग्रुप में, हर पेपर के पेड क्लास ग्रुप में आप लोग ज्वाइन हो जाइए और सरल एवं आसान भाषा में क्लास कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा फिर अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।